नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य द्विवेदी और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं तेजस आईएएस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी एकेडमी ये जो इनिशिएटिव चला रही है ये इसका तीसरा हफ्ता है और अगर आप हमारे इस इनिशिएटिव के पिछले वीडियोस देखेंगे उसमें आप पाएंगे कि हमने हर न्यूज़ को बड़े डिटेल में चर्चा की है और उसको बड़े ही मल्टी डायमेंशनल मैनर में आपके जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो यूपीएससी के हों या डिफरेंट पीएससीज के हों, आपके एसएससी से हों, उसको लिंक किया है। तो उसी कड़ी में ये हमारी एक और नई पेशकश है जिसको आज शुरू करते हैं। तो देखते हैं आज का पहला खबर क्या है। दोस्तों, जो आज की पहली खबर है उसका पहला हेडलाइन है गवर्नमेंट रोप्स इन आईटी डिपार्टमेंट टू क्रैक डाउन ऑन जीएसटी फ्रॉड। बेसिकली दोस्तों, ये जो आपका न्यूज़ है ये आपके जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं अजय भूषण पांडे जी, उनका इंटरव्यू छपा था। देश के जितने भी बड़े मेजर न्यूज़पेपर्स हैं, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस हो, हिंदू हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, हिंदुस्तान टाइम्स हो, उसमें बेसिकली ये जो न्यूज़ छपी थी उसके पीछे का कारण था कि इस महीने जो दिसंबर का कलेक्शन रहा है वो रिकॉर्ड तोड़ हाईएस्ट रहा है। मतलब ऑल टाइम हाईएस्ट रिकॉर्ड हुआ है आपका जीएसटी कलेक्शन। कितना? 1,15,000 करोड़ का। दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि ये जो कलेक्शन है ये तब रिकॉर्ड टाइम हाईएस्ट रजिस्टर हुआ है जब आपकी इकोनॉमी पूरी तरह से सिफर हो चुकी है कोरोना वायरस की वजह से। और इस कंडीशन में अगर ऐसा कोई कलेक्शन होता है तो जाहिर तौर पे उसके कई सारे फैक्टर्स जो उसको पुश कर रहे होंगे। तो इस इंटरव्यू में कई ऐसे फैक्टर्स जानने को मिले जिसमें से एक फैक्टर आपका ये था। जैसा कि आप जान रहे थे कि हाल के कुछ 2-3 महीनों में कई ऐसे केसेस निकल के आए थे जिसमें जीएसटी फ्रॉड के मामले उभर के आए थे, जैसे कि फेक इनवॉइस नंबर का होना, जो नॉन एग्जिस्टेंस प्रेमाइसेस हैं उसके एड्रेस पे आपका जीएसटी का एड्रेस रजिस्टर होना, इसके बाद जो आपकी जो गुटखा कंपनीज़ हैं दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पे या जहाँ जहाँ आपकी गुटखा कंपनीज़ जहाँ पे बैन है वहाँ से रजिस्ट्री होना, ऐसे 3-4 नमूने हमें देखने को मिले थे। तो जीएसटी ने ये कलेक्शन कैसे बढ़ाया? तो इसमें इनने आईटी डिपार्टमेंट को रोप इन किया और आईटी डिपार्टमेंट ने करीब 7,000 कंपनियों के जो डाटा हैं उसको किसको मुहैया कराया? आपके फाइनेंस मिनिस्ट्री को मुहैया कराया। और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों? उसके बाद 16,000 करोड़ के आसपास का इंक्रीज देखने को मिला। ठीक है, तो 7,000 कंपनियां जो कि एक तरह से शक के घेरे में थी, उनके ऊपर स्क्रूटिनाइज किया गया, उन पे मॉनिटरिंग की गई, जिससे क्या हुआ, इस महीने में 16,000 करोड़ के आसपास का राइज देखने को मिला। उसके अलावा दोस्तों इसमें और भी इम्पॉर्टेंट खबर थी, जैसे कि जो आपकी इम्पॉर्टेंट खबर थी उसमें यहाँ पे जो पांडे जी हैं, जो आपके फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, उनने कहा है कि जो विवाद से विश्वास वाली स्कीम है जिसके तहत भारत सरकार विवाद से विश्वास, दोस्तों ये जो स्कीम है इसके तहत जो भारत सरकार है जो उसके डिफरेंट लेवल पे जो केसेस फंसे हुए हैं जिसकी अमाउंट 8 लाख करोड़ के आसपास बैठती है डायरेक्ट केसेस के मामले में। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरा कोई ऐसा केस फंसा हुआ है जो आईटी डिपार्टमेंट के हिसाब से कुछ और इनकम टैक्स रिटर्न होना चाहिए और मेरे हिसाब से कोई और इनकम टैक्स रिटर्न होना चाहिए, और हम दोनों ने वो केस कहाँ पे कर दिया है? कोर्ट्स में कर दिया है। ऐसे डिफरेंट लेवल पे जो केसेस फंसे हुए हैं उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया है कि एमिकेबली अब दोनों जो आईटी डिपार्टमेंट है और जो कंसर्न पर्सन है वो दोनों बैठें, विचार करें और एक तय अमाउंट देके उस केस को रफा दफा करें। इससे 2 फायदे होंगे। पहला फायदा आपका दोस्तों ये होगा कि एक तरह से जो आपकी टैक्स की वजह से जो गवर्नमेंट की एक इनकम फ्रीज हो गई थी वो शैलो डाउन होगी, वो खुलेगी। ठीक है, पहली चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़ ये होगी कि इन सब कारणों से जो हमारे जो कोर्ट केसेस बढ़े हुए हैं वो जाहिर तौर पे कम होंगे, क्योंकि अगर अंदाज़ा लगाएं आप तो ये जो 8 लाख करोड़ का केस है, जो 8 लाख करोड़ का केस है वो करीब इन नंबर 6 से 7 लाख जाता है। तो जाहिर तौर पर 6 से 7 लाख केसेस हमारे कोर्ट के जो पेंडिंग केसेस हैं उसमें से कम होंगे और साथ ही गवर्नमेंट को इनकम भी होगी। तो ये क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछ ले कि विवाद से विश्वास स्कीम क्या है। तो विवाद से विश्वास स्कीम क्या है? वो आपका एक तरह से डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है जो कि डायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आगे बढ़ते हैं सेकेंड नंबर के पे।
जो है कि बनाना ग्रीड टू फॉर दैट गुड गट फीलिंग। एक्चुअली दोस्तों ये जो आपकी न्यूज़ है ये आपकी हिंदू में छपी थी, और ये न्यूज़ क्यों छपी थी कि जो आपका CSIR है, ठीक है, CSIR की, जैसे कि आप जानते हैं जो CSIR है वो आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंडर में आपके डिफरेंट अलग अलग लेबोरेटरीज या अलग अलग ऐसी फर्म्स काम करती हैं जो डेडिकेटेड रहती हैं किसके लिए, आपके साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए डेडिकेटेड रहती हैं, ठीक है। तो सेंटर फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रियल एंड रिसर्च, CSIR स्टैंड फॉर सेंटर फॉर स्टडी इन इंडस्ट्रियल एंड रिसर्च। जैसे कि आपका ICMR है जो कि मेडिकल रिसर्च के लिए डेडिकेटेड है, वैसे ही आपका CSIR है जो आपके इंडस्ट्रियल रिसर्च के लिए डेडिकेटेड है। इसकी एक एजेंसी है जिसका नाम है NIIT, जो स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो क्या, N फॉर नेशनल, I फॉर इंस्टीट्यूट, अगेन I फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसने क्या किया है दोस्तों, ये बेसिकली आपके कोची में सिचुएटेड है, और इसने जो आप देखते होंगे बनाना की जो चिप्स आते थे, ठीक उसी लेवल पे इनने अब क्या किया, जो बनाना की भुजिया आती है, जैसे आपने बीकानेर की भुजिया खाई होगी, ठीक उसी लेवल पे बनाना की भुजिया ये लेकर आ रहे हैं। अब ये बनाना की भुजिया ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी फार्म प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो मेरी कोशिश है कि फार्म प्रोटेस्ट से रिलेटेड सिर्फ फार्म प्रोटेस्ट पे फोकस ना रह के मैं कई ऐसे इनिशिएटिव्स भी बजाऊं जो सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं, कुछ आपकी NGOs की तरफ से लिए जा रहे हैं, साथ ही कुछ जो अदर हमारे साइंटिफिक एंड रिसर्च कम्युनिटी के लोग हैं वो कर रहे हैं, जो एक तरह से जो हमारे फार्मर्स हैं उनकी इनकम में इम्प्रूवमेंट के लिए। तो ये उसी में से एक कड़ी है जिसके तहत आप इसको किससे कनेक्ट कर सकते हैं, डबलिंग द फार्मर इनकम से कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब एक तरह से आप ये देखिए कि जो एक आपका रॉ मटेरियल है उसको आप किस में कन्वर्ट किए, उसमें आपने वैल्यू एडिशन किया और उसको एक आपने फाइनल गुड में कन्वर्ट किया, जो जाहिर तौर पे जो आपका रॉ प्रोडक्ट है उससे कई गुना ज़्यादा महंगा होगा, जो क्या इंश्योर करेगा, आपके फार्मर की इनकम इंश्योर करेगा। तो आप इसको किससे कनेक्ट कर सकते हैं, डबलिंग द फार्मर इनकम से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों को दोस्तों आपको कनेक्ट करना सीखना होगा, ठीक है, जिससे क्या आपको फ़ायदा मिल सके जब आप प्री या मेंस के एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें। अब दोस्तों इसी में से एक और चीज़ है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। दोस्तों कल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने CSIR के NPL को एड्रेस किया, जब उसकी 100th सेंचुरी हो रही थी उसको उनने एड्रेस किया। तो ये दोस्तों जो NPL है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो CSIR है वो एक तरह से कंसोर्टियम है जो क्या देखती है, उसके अंडर डिफरेंट लेवल की अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स काम करती हैं, और इन सबको मिला के आपका CSIR बनता है। CSIR दोस्तों किसके अंडर आता है, तो ये दोस्तों आपके आता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, जिसके आपके मिनिस्टर कौन है, हर्षवर्धन है, ठीक है। अब ये जो MPL है, MPL स्टैंड फॉर नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये जो NPL है ये ध्यान रखिएगा, जो आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, तो NPL की ड्यूटी है कि वो इंश्योर करे कि जो आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन रखे, ठीक है। तो यहाँ से आपका एक और प्रीलिम का फैक्ट बन गया। तो अगर भविष्य में कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन द फॉलोइंग गिवन एजेंसी कौन है जो रिस्पॉन्सिबल है आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइप को मेंटेन करने के लिए, देन द आंसर विल बी CSIR NPL, ठीक है। और कल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इसके जो आपका एनिवर्सरी है उसको एड्रेस किया। ठीक है, तो ये दूसरा खबर भी हो गया, पहली खबर, दूसरी खबर। अब दोस्तों हम तीसरी खबर पे चलते हैं। तो तीसरी खबर है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स कीन ऑन वैक्सीनेशन रोल। दोस्तों ये खबर बेसिकली आपके हिंदू में आई थी, और इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं सीधा आपको उस न्यूज़ पे लेके जा रहा हूँ।
दोस्तों ये देखिए, ये डिफरेंट जो वैक्सीनेशन है और उसको प्रोड्यूस कर रहे जो फर्म्स हैं, और ये डिफरेंट कंट्रीज से ये वैक्सीनेशन आपके वो हो रहे हैं। तो जैसे आपका ऑक्सफर्ड जो एस्ट्राजेनिका है वो बेसिकली आपका ब्रिटेन की वैक्सीनेशन है, ठीक है, ये भी आपकी प्राइवेट फर्म कर रही है, ठीक है, एस्ट्राजेनिका आपकी प्राइवेट फर्म है। वेरएस जो भारत बायोटेक और आईसीएमआर है वो भी, भारत बायोटेक जो है वो आपकी प्राइवेट फर्म है, ठीक है। उसके बाद जो फाइजर बायोटेक है वो भी आपकी प्राइवेट फर्म है। उसके बाद जो मॉडर्ना है वो भी आपकी प्राइवेट फर्म है। उसके बाद फिर आपका जो सिनोफार्मा है जो चाइना के लिए है वो भी आपकी प्राइवेट फर्म है। उसके बाद जो कैंसिनो बायोलॉजिक्स है वो भी आपकी एक तरह से प्राइवेट फर्म है। तो वो ये दिखा रहा है कि जो आपका वैक्सीनेशन के लिए जो कंट्रीब्यूशन देखा गया था, अगर आप प्रीवियस उसमें देखा जाए तो एक तरह का परसेप्शन ये होता था कि प्राइवेट ओनली मीन फॉर प्रॉफिट, मतलब प्राइवेट जो भी काम करेगा वो प्रॉफिट के लिए करेगा। लेकिन कोरोना वायरस के बाद से एक तरह से वो जो धारणा है उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली देखने को मिली है, क्योंकि प्राइवेट इंडस्ट्री खास तौर पे ये समझ गए हैं कि वो अपना प्रॉफिट या अपना सस्टेनेबिलिटी हमेशा मेंटेन करके नहीं रख सकते, स्पेशली उस केस में और मेंटेन करके नहीं रख सकते जब उनकी सोसाइटी स्टेबिलिटी में ना हो। तो यहाँ पे जो आपकी जो जितनी भी प्राइवेट फर्म्स हैं और जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं उनने कोलैबोरेट करके बड़ा ही वेल मैनर तरीके से आपका काम किया है किसमें, वैक्सीनेशन को डेवलप करने में। और आने वाले टाइम में आप ये देखेंगे कि जो वैक्सीनेशन का रोल आउट होगा, जो और इनोकुलेशन का जो प्रोसेस होगा उसमें भी प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं वो काफ़ी बड़ा रोल प्ले करेंगे। तो एक तरह से दोस्तों ये काफ़ी अच्छी खबर इन द सेंस ये माना जा सकता है कि एक तरह से ये जो स्टेट के ऊपर जो एक सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ गई थी जो हेल्थ का है, उसको कहीं ना कहीं आपका जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी शेयर करेगा। लेकिन शर्त वही है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको शेयर करने में जो अपना जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको रिड्यूस करे, जिससे क्या हो कि ये आम जनता तक पहुंच पाए उसके वैक्सीनेशन का ड्राइव, और साथ में इन फ्यूचर जो और भी जो उसके सर्विसेज होंगे हेल्थ से रिलेटेड वो भी कॉमन पीपल तक विद इन अफोर्डेबल रेट पहुंच पाए, ठीक है। तो यहाँ से आप तीन चीज़ें कनेक्ट कर सकते हो। पहला आप GS3 से कनेक्ट कर सकते हो कि यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी और साथ में प्राइवेट और जो गवर्नमेंट की लेबोरेटरीज हैं और जो साइंटिफिक कम्युनिटी हैं उनने किस तरीके से कोलैबोरेट किया। उसके बाद वापस आप GS पेपर 1 में जा सकते हो जहाँ पे सोसाइटी पे जिक्र कर सकते हो, जहाँ पे आप किस पे जिक्र कर सकते हो, आप जिक्र कर सकते हो NGOs के रोल पे, साथ में जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, जो प्राइवेट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट्स हैं उनके पॉसिबल फ्यूचर पे और उनका रोल क्या होना चाहिए, जिससे ये इंश्योर हो पाए कि जो कॉमन पर्सन है उसको हेल्थ सिक्योरिटी मिल पाए, विद इन अफोर्डेबल रेट मिल पाए। और तीसरी चीज़ ये हो कि अगर बाई चांस इन फ्यूचर को इंश्योरेंस वाली स्कीम आती है तो वो जो इंश्योरेंस वाली स्कीम है वो यूनिवर्सल इन नेचर हो, ठीक है। तो ये आपका GS3 से भी रिलेटेड हो गया है और ये GS1 से भी रिलेटेड हो गया है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले खबर पे, फटाफट हम खबर करते हैं क्योंकि मेरी ये जो खबर है वो क्लब्ड है आपके कल की और आज के, मतलब जनवरी 4 और जनवरी 5 की खबर मैंने क्लब करके आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये खबर है कि FSSAI स्लैशेस लिमिट फॉर ट्रांस फैट लेवल इन फूड्स। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे ट्रांस फैट को समझते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ आजकल जितने भी फास्ट फूड होते हैं, तो जो फास्ट फूड में एक तरह से जो उसमें टेस्ट का काम करते हैं वो बेसिकली आपके ट्रांस फैट की वजह से होता है। दोस्तों जो ट्रांस फैट होता है वो आपका अनसैचुरेटेड फैट होता है, ठीक है। ये आपका अनसैचुरेटेड फैट है, ठीक है। और ये जो अनसैचुरेटेड फैट है वो क्या इंक्रीज करता है, आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करता है, मतलब वो आपके LDL को इंक्रीज करता है। एकदम मूल भाषा में, एकदम लेमैन की भाषा में ये समझें तो ये जो ट्रांस फैट है वो आपका क्या इंक्रीज करता है, वो इंक्रीज करता है आपके जो हार्ट की फंक्शनिंग है उसको और तेज करता है, उसके आर्टरीज पे जोर डालता है, और वो क्या कॉज कर सकता है आपको हार्ट अटैक जैसी गंभीर समस्याओं से पेशेंट कर सकता है, ठीक है। तो ट्रांस फैट आपका अनसैचुरेटेड टाइप का फैट है, ठीक है, फैटी एसिड है जो आपके LDL को बढ़ाता है, मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, जो क्या करता है आपके आर्टरीज को चोक करता है, जिसके वजह से क्या है आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। अब दोस्तों ये जो खबर है आपकी कल के हिंदू में छपी थी,
तो इसमें ये कहा गया है कि जो आपका FSSAI है वो ट्रांस फैट को घटाने के लिए अपने नॉर्म्स में रिवीजन किया है। तो ट्रांस फैट में अभी हमने 3 चीज़ें देख ली हैं और इसमें एक WHO की रिपोर्ट और अहम हो जाती है। WHO की एक रिपोर्ट है, वो ये कहती है कि हर साल करीब 5.5 लाख लोग ट्रांस फैट की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं। तो यहाँ पे तीसरा फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फर्स्ट से क्विक रिवीजन, ट्रांस फैट आपका अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, उसके बाद ये LDL को बढ़ाता है जिसके वजह से आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं और WHO की रिपोर्ट के हिसाब से हर साल जो ट्रांस फैट होने की वजह से 5.5 लाख लोग अपनी जान गंवाते हैं। अब वापस आते हैं और थोड़ा सा इन एजेंसियों पे नज़र डालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये FSSAI ये होता क्या है दोस्तों आप कोई भी पैक्ड आइटम खरीदिए, ठीक है। पैक्ड आइटम में आप देखते होंगे कि आइटम के सबसे ऊपर एक ग्रीन कलर का सिंबल होता है और एक ब्राउन कलर का सिंबल होता है। दैट डिनोट्स कि ये टोटली वेजिटेरियन है या इसमें कुछ नॉन वेजिटेरियन इंग्रेडिएंट्स भी मिलाए गए हैं, पहली चीज़। और दूसरी तरफ जब आप उसको पलटेंगे तो आप वहाँ पे देखेंगे FSSAI का जिक्र रहता है। तो FSSAI स्टैंड फॉर फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो आपका 2006 में बना था। और इसका काम क्या था, बेसिकली जो इंडियन स्टैंडर्ड है उसको रेगुलराइज करना था और उसको मॉनिटर करना था, जिससे क्या जो भी आपके पैक्ड आइटम आते हो वो जो हेल्थ इंडिकेटर हैं उसके अकॉर्डिंग हो, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे यहाँ 2006 के पहले तक मिसिंग था, जिसकी वजह से काफ़ी प्रेशर ग्रुप्स ने गवर्नमेंट पे जोर डाला और बोला कि आपको जितने भी जो डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने मनमाने तरीके से इंग्रेडिएंट्स मिला रहे हैं, अपने मनमाने तरीके से वो कोई भी नॉर्म सेट कर रहे हैं जो कि हो सकता है इन फ्यूचर जाके हेल्थ के लिए रिस्की हो, और उसी के तहत FSSAI का स्टैब्लिशमेंट हुआ, ठीक है, 2006 में अकॉर्डिंग टू FSSAI एक्ट के तहत। दोस्तों ये किसके अंडर आता है, तो दोस्तों ये आता है आपके मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में। तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में, ठीक है। इसके आपके मिनिस्टर कौन है करेंटली, तो इसके मिनिस्टर हैं आपके हर्षवर्धन। और बेसिकली यही मिनिस्ट्री आपका एक और क्या चीज़ देखती है, यही मिनिस्ट्री आपके कोरोना वायरस के अभी जो एक तरह से जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम है वो यही मिनिस्ट्री देख रही है। इसमें एक और छोटा सा फैक्ट बचा हुआ है जो मैं आपको जल्दी से बता दूं। तो यहाँ पे रिवीजन क्या हुआ है, रिवीजन दोस्तों ये हुआ है कि 2010-11 तक, ठीक है, जो ट्रांस फैट की लिमिट थी वो 10% थी, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा थी। तो 2015 में उसको रिवाइज्ड किया गया और उसको 5% किया गया, ठीक है। कि मान लीजिए अगर 100 ग्राम का कोई भी इंग्रेडिएंट यूज़ हुआ है, कोई भी आइटम आपको बेचा जा रहा है, तो उसमें पहले 10% यानी 10 ग्राम का उसमें ट्रांस फैट एडेड होता था, जिसको 2015 में रेगुलराइज करके 5% किया गया। उसके बाद 2021 में अब जो नया मैंडेट आया है उसके तहत क्या होना है, ये 3% होना है, एंड लेटर ऑन 2022 तक इसको 2% होना है, ठीक है। ये आपके इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से है, ठीक है। वेयर एज जो WHO है उसने भी अपनी एक स्कीम चला रही है, ठीक है। और हाँ, ये जो आपका चल रहा है इसके तहत जो FSSAI है वो स्कीम चला रही है ईट राइट, ठीक है, ईट राइट करके एक स्कीम चला रही है जिसके आपके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, राजकुमार राव हैं। तो कभी आपको मौका मिले तो आप YouTube पे जाके उसको गूगल कीजिएगा, YouTube पे जाके आप उसको सर्च कीजिएगा या गूगल कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, ईट राइट ईट टाइट करके है। और इसी के तहत जो आपका WHO है वो 2023 तक जो ट्रांस फैट है उसको टोटली एलिमिनेट करने के लिए स्कीम चला रही है जिसका नाम है रिप्लेस, ठीक है। 2023 तक रिप्लेस करके स्कीम है जिसके तहत 2023 तक 0 ट्रांस फैट करने का वो स्कीम चला रही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों इन फैंटेसी गेम सर्च पॉलिसी प्लेज अ कैचअप विथ रियलिटी
एक्चुअली ये जो आपकी खबर है ये बेसिकली जब ये आईपीएल चल रहा था तो आपने सुना था डिफरेंट जो प्लेयर्स आते थे, कोई कुछ काम कर रहा है तो वो आते थे, अरे ये क्या कर रहे हो, आप जाके टीम 11 पे टीम बनाओ, मैं ये कर लेता हूँ। ये जो चीज़ थी ये आपने अपने आईपीएल के टाइम में काफ़ी ज़्यादा देखी होगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी यही हो रहा है कि अब सरकार की तरफ से ये दबाव आ रहा है कि अब मैं इस पर एक कानून बना लेता हूँ। और इसके पीछे की वजह क्या है, इसके पीछे की कई सारी वजह हैं। इंडिया में एक्चुअली आपको पता है कि जो बैटिंग है वो लीगलाइज नहीं है, वो कुछ जो आपकी चुनिंदा है, जैसे हॉर्स राइडिंग पे आपकी बैटिंग लीगलाइज है, बाकी इन जनरल जो आपका फुटबॉल क्रिकेट है वहाँ पे आपकी बैटिंग इलीगल है, ठीक है। और इसको लेके डिफरेंट एजेंसीज ने वक्त बे वक्त, कई बड़े बड़े एमिनेंट लोगों ने वक्त बे वक्त पे ये बात कही है कि बैटिंग को लीगलाइज करने की ज़रूरत है। क्यों उनने बात पे ये वक्त कहा है, क्योंकि 9 से 10 लाख करोड़ के आसपास की आपकी इकॉनमी ठहरती है, बैटिंग की आपकी इकॉनमी 9 से 10 लाख करोड़ के आसपास की ठहरती है। और यदि इसको लीगलाइज किया गया तो इंडिया को रेवेन्यू कम से कम 50 से 60 हज़ार करोड़ का हो सकता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टैक्स गेनर रहेगा, ना सिर्फ गवर्नमेंट्स के लिए बल्कि स्टेट्स के लिए भी, क्योंकि बेसिकली अगर आपकी बैटिंग जो जाएगी वो कॉन्करेंट लिस्ट में जाने की संभावना है, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि छोटे छोटे कई सारे लॉटरी टिकट्स चलते हैं, और वो जो लॉटरी टिकट्स चलते हैं उसको रेगुलेट बेसिकली आपकी स्टेट्स करती हैं, तो वो स्टेट लिस्ट में है। लेकिन उम्मीद है कि अगर ये बैटिंग आएगा तो कॉन्करेंट लिस्ट में आएगा, जिससे क्या स्टेट और सेंटर दोनों रूल बना पाएंगे और दोनों को इससे एक बड़ा रेवेन्यू होने की उम्मीद है, ठीक है। तो हमने इसके इकोनॉमिकल एस्पेक्ट को समझ लिया। अब इसके एक और एस्पेक्ट को समझते हैं कि अचानक से वापस से न्यूज़ में क्यों आया। क्योंकि आपने देखा कि इस बार का जो आपका आईपीएल था वो कौन स्पॉन्सर कर रहा था, ड्रीम11 कर रहा था, ठीक है, जिसके ब्रांड एम्बेसडर आपके महेंद्र सिंह धोनी थे। उसके बाद एमपीएल करके एक और फैंटेसी जो ऐप है उसको कौन कर रहा था, आपका ब्रांड एम्बेसडर, वो विराट कोहली कर रहे थे। उसके बाद दादा भी एक सेम फैंटेसी लीग को ऐप को वो ब्रांड एम्बेसडर कर रहे थे। तो एक तरह से मोर और लेस इसको सोसाइटी की एक अप्रूवल मिल चुकी है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप डाटा के हिसाब से जाएं तो डाटा के हिसाब से ये पता चलता है कि 2014 तक सिर्फ 10 या उसके आसपास ऐसे ऐप थे जो आपकी इन फैंटेसी जो लीग्स प्रोग्राम कराते हैं या वैसे टाइप के एप्लीकेशंस सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, ऐसे सिर्फ 10 प्लेयर थे। लेकिन ये संख्या 2019 में 140 के आसपास आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा जंप देखने को मिला है। लेकिन ये मामला सिर्फ यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर का खेल नहीं है। अभी आप और आंकड़ा देखिए, 2014 तक सिर्फ 2 मिलियन लोग थे जो ये फैंटेसी लीग्स या इसके जैसे सर्विसेज को ले रहे थे या फिर उसमें इन्वॉल्व थे। ये आंकड़ा आपका 2019 में 90 मिलियन के आसपास पहुंच गया है। मतलब 9 करोड़ लोग के आसपास ऐसे ऐप्स या इस तरह के बेटिंग में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, फिर तीसरी चीज़ जो इसका रेवेन्यू है, तो इसका रेवेन्यू 2014 के आसपास 1000 करोड़ का था या उससे भी कम था, 950 करोड़ का था। लेकिन अब ये रेवेन्यू दोस्तों सीधा जंप मार के मैनीफोल्ड 12000 करोड़ का हो गया है। तो आप ये देखिए कि ये तो एक स्टैटिक पोर्शन है, ये एनालिसिस मतलब डिफरेंट थिंक टैंक के हिसाब से अलग आ सकती है, ठीक है। इसको कोई आप वैसा नहीं मान सकते। लेकिन ये जो स्टैटिक्स दिखा रहे हैं ये हाल के दिनों में प्रेजेंट रिजीम का दिखा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले वहाँ पे नंबर ऑफ प्लेयर्स बढ़े हैं, ठीक है। उसके बाद जो उसके यूज़र्स हैं वो भी बढ़े हैं और उसका जो धंधा है वो भी कई गुना मैनीफोल्ड इंक्रीज हुआ है। साथ में आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े जो आपके क्रिकेट प्लेयर्स हैं वो अपना फेस लैंड कर रहे हैं। तो एक तरह से उसको सोसाइटी का भी अप्रूवल मिल चुका है। अब इसमें कई सारी दिक्कतें हैं। पहली दोस्तों दिक्कत ये है कि जो आपकी स्टेट्स हैं वो ऑन अ सेम पेज नहीं है जो ये फैंटेसी गेम्स हैं उसको अप्रूवल देने में। जैसे कि आपका जो तमिलनाडु है, ठीक है, उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, सिक्किम है, नागालैंड है, उड़ीसा है। ये जो सारी जो डिफरेंट स्टेट्स हैं इनने क्या किया है, इनने टोटली बैन करके रखा हुआ है अपने इन फैंटेसी गेम्स को। मतलब ये जो ऐप है वो टोटली बैन है उनके यहाँ, ठीक है। तो नाम याद रखने के लिए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है, उसके बाद सिक्किम, नागालैंड,
पहली दिक्कत तो ये है। दूसरी दिक्कत क्या है दोस्तों? दूसरी दिक्कत ये है, वो आपके लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से आती है। तो पहला, लोढ़ा कमेटी। लोढ़ा कमेटी वो है जिसने रीस्ट्रक्चरिंग की थी और कॉन्स्टिट्यूशन बनाया आपका बीसीसीआई का। जब बीसीसीआई में के आईपीएल में जो जिसमें श्रीसंत आपके फिक्सिंग में फंसे थे, उसके बाद लोढ़ा कमीशन बनती है और फिर उसी ने आपके पूरे बीसीसीआई के रीस्ट्रक्चर किया। ठीक है, तो लोढ़ा कमीशन ने भी रिकमेंड किया है आपके बैटिंग को लीगलाइज करने का। ठीक है, फिर 2018 की लॉ कमीशन की रिपोर्ट भी इस चीज़ को रिकमेंड करती है कि भाई आप अपने यहाँ बैटिंग को लीगलाइज कीजिए। ये दो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स की तरफ से आपको बैकिंग आ रही है। उसके बाद आपके जो शशि थरूर हैं, जो कि एक तरह से काफ़ी लिबरल माइंडसेट के लिए जाने जाते हैं, वो एक बिल लेकर आए थे। बहरहाल वो बिल इसलिए पास नहीं हो पाया क्योंकि वो प्राइवेट मेंबर बिल था। तो उनने वो बिल इसलिए लेकर आया था कि जो बैटिंग है उसको लीगलाइज कराया जा सके। उसके अलावा आपके जो किरण रिजिजू हैं, उनका हाल में एक स्टेटमेंट आया था कि बैटिंग जो है उसको हो सकता है आने वाले दौर में सरकार कुछ ऐसे नियम बना के इसको लीगल फ्रेमवर्क में लेकर आए। उसके बाद अनुराग ठाकुर ने भी सेम चीज़ की पैरवी की थी। तो आप देख रहे हैं कि कई बड़े बड़े नाम इसके एक तरह से पक्ष में दिख रहे हैं। उसके बाद जो डाटा है वो भी हक में दिख रहा है, लेकिन अभी भी इसमें कुछ रेजिस्टेंस है। कई एनजीओज हैं जो इसका विरोध कर रही हैं, जिनका मानना है कि अगर ऐसा होता है तो जो सबसे बड़ा घाटा होगा वो किसको होगा? अंडर प्रिविलेज को होगा, क्योंकि वो किस में फंस जाएगा। उसको लगेगा कि अगर उसको पैसा कमाना है तो वो इसके थ्रू कमा सकता है, जिससे वो क्या विस्कस ऑफ द प्रॉपर्टी का जो वो पूरा साइकिल है उसमें और बुरी तरीके से वो फंस जाएगा। ठीक है, तो इसमें पक्ष विपक्ष काफ़ी सारे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में इसमें लॉ बनने की उम्मीद है और ये लीगलाइज हो सकता है। लेकिन लीगलाइज होने के साथ हमें उन मेजर्स को भी ध्यान में रखने हैं जो दूसरे तरफ की बात कर रहे हैं, जो ये बोल रहे हैं कि इससे समाज पे बुरा प्रभाव पड़ेगा। खासकर किस पे बुरा प्रभाव पड़ेगा? आपके यूथ पे पड़ेगा, और जो आपके अंडर प्रिविलेज सोसाइटी का जो सबसे लास्ट वर्ग में जो आदमी है उस पे पड़ेगा। साथ में इससे हो सकता है कि क्राइम जो है और कई गुना फ्लरिश हो जाए। तो इन सब फैक्टर्स को भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। उसके बाद दोस्तों, ये जो आपकी रिपोर्ट है, दैट ड्यू टू लाइटनिंग स्ट्राइक डिप बाई 37%। एक्चुअली ये जो रिपोर्ट है आपकी आईएमडी ने दी है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने दी है। ठीक है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो आपका किसके अंडर आता है? वो आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर। ठीक है दोस्तों, वो कोई भी डिपार्टमेंट जो आपके वेदर या फिर आपके रिसोर्सेज या फिर आपके जो जियोलॉजिकल पार्ट से जो भी एक तरह से जुड़ा हुआ हो, तो उसको आप सेफली आपके मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस में प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसने क्या कहा है कि जो आपके यहाँ लाइटनिंग है, ठीक है, लाइटनिंग मतलब आप सुनते होंगे कि जब भी बरसात का मौसम चलता है तो हमारे एक अखबार के किसी एक पेज में ये इसकी खबरें हमेशा देखने को मिलती हैं कि यहाँ पे बिजली गिर गई, वहाँ पे बिजली गिर गई, यहाँ पे बाढ़ आने की वजह से, यहाँ पे भारी बारिश होने की वजह से यहाँ पे बिजली गिर गई, इसमें फलाने लोग मारे गए, इतने लोग मारे गए। तो ये जो समस्या है हमारे इंडिया की काफ़ी आम समस्याओं में से एक है। और यदि अगर आप डाटा देखें तो 33% के आसपास का जो डेथ होती है बिकॉज ऑफ नेचुरल डिजास्टर, वो अकाउंट किसके लिए करता है? वो लाइटनिंग के लिए करता है, वो वज्रपात के लिए करता है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अब इस रिपोर्ट ने कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को पॉइंट आउट किया है। वो इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आपके क्या पॉइंट आउट किया उसने? पहली चीज उसने ये कही है कि ये जो लाइटनिंग वाला एस्पेक्ट है, इसको लेके आपको जो एक नॉर्म बना हुआ एक सोसाइटी में जो एक पुरानी समझ बनी हुई है उससे दूर जाने की ज़रूरत है और इसमें साइंटिफिक अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है। ठीक है, और ये पाया गया है डाटा की स्टडी से कि जो बिजली गिरती है मोर और लेस एक ही जगह पे गिरती है। मतलब अगर मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर जगह पे बिजली गिरी है तो वापस से उस जगह पे बिजली गिरने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी हाई होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो उसका तरीका होता है बिजली गिरने का
वो भी मोर और लेस सेम रहता है। तो साइंटिफिक रिसर्च से ये पाया गया कि जो बिजली गिरने का जगह है, जो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी है और जो पैटर्न है मोर और लेस सेम रहता है। तो इसके तहत जो गवर्नमेंट है उसको क्या अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, एक साइंटिफिक अप्रोच अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, साथ में मैपिंग करने की ज़रूरत है थ्रू यूजिंग सैटेलाइट इमेजेस कि भाई कहाँ पे सबसे ज़्यादा बिजली गिरती है, तो उस जगह से क्या आपके जो पॉपुलेशन है उसको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, जिससे क्या हो आपका ह्यूमन लॉस कम से कम हो। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो वर्ल्ड बैंक के साथ आपका एक लाइटनिंग रॉड को स्टैब्लिश करने का काम चल रहा है, जो 1000 करोड़ के आसपास का प्रोग्राम है, उसको और फास्टन करने की ज़रूरत है। और इसी रिपोर्ट में आपकी तारीफ किसकी की गई है, उड़ीसा की गई है। ठीक है दोस्तों, उड़ीसा को आप भले ही किसी भी एस्पेक्ट में देखते हो सकता है आप उसको बहुत ही नेचुरली रिसोर्स स्टेट के रूप में देखते हो, दूसरे तरफ से आप उसको बहुत ही एक पुअर स्टेट के रूप में देखते हो इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। लेकिन उड़ीसा की एक और खासियत है, एक और पहचान है, और वो ये है कि उसने नेचुरल डिजास्टर को, वो भी जब उसके पास लास्ट सुपर साइक्लोन आया था तब से उसने अपने आप को नेचुरल डिजास्टर रिजिलियंट बना लिया है। उसने अपने नेचुरल डिजास्टर में कई सारे ऐसे मिटिगेशन प्रोग्राम को अडॉप्ट किया है जो वर्ल्ड लेवल के हैं। और यहाँ पे जो उड़ीसा है इसका जिक्र फिर से हुआ है कि हर साल उड़ीसा में करीब 11 से 12 लाख लाइटनिंग स्ट्राइक पड़ती है। ठीक है, लेकिन जो वहाँ पे डेथ है वो सिर्फ 200 से 300 है। मतलब अगर आप उसका इम्पैक्ट रेट देखें तो वो मेरे ख्याल से 1000th में है, मतलब 1/1000 या 2/1000 ऐसे करके उसका मिस रेट आता है। तो यहाँ पे आप उड़ीसा का एग्जाम्पल दे सकते हैं अगर इन फ्यूचर आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया तो। अब मैंने ये न्यूज़ क्यों उठाई है, मैंने ये न्यूज़ इसलिए उठाई है कि इससे रिलेटेड आपका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो एक CDRI करके एक कोलिजन बना रही है, जिसका जिक्र हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जब वो UN में स्पीच देने गए थे 2019 में तब किया था। CDIA स्टैंड्स फॉर कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, यस, कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव। ठीक है, तो जो आपकी इंडिया गवर्नमेंट है वो इसको एक तरह से इसकी प्रमोटर है पहली वजह से, तो ये न्यूज़ उस एस्पेक्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद बिकॉज जैसे जैसे आपका एक तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, तो और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से अनइवन जो आपके रेनफॉल्स हो रहे हैं और उसके वजह से जो थंडर स्ट्राइक हो रहे हैं, उस पर्सपेक्टिव में भी ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो थंडर स्ट्राइक है वो मेनली किसको हिट करता है, मेनली दोस्तों ये आपको उसको हिट करता है जो सोसाइटी के सबसे लोएस्ट रंग पे हैं, क्योंकि जिनके पास घर है उनके घर में आपकी जो बिजली की स्ट्राइक है वो उतनी इफेक्टफुल या उतनी डेंजरस नहीं होगी जो कंपेयर टू उनके जिनके पास छत नहीं है या फिर पेड़ के नीचे जो अपना गुजारा करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका सोसाइटी का भी पॉइंट ऑफ व्यू आता है, इसलिए ये न्यूज़ आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला न्यूज़ दोस्तों, ये जो न्यूज़ है आपका कल के वर्डिक्ट से आया है, रिपेल लॉ परमिटिंग सीजर ऑफ लाइव स्टॉक। इसमें एक्चुअली ये जो आपका जो बीच में आप देख रहे थे कि जो गवर्नमेंट्स और या एक तरह से जो हाल के कुछ दिनों में इंडिया में जो एक तरह का लिंचिंग मोबिलिटी बढ़ी थी, तो उसी को ऑब्जर्व करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि जो गवर्नमेंट है उसके पास कतई ये अधिकार नहीं है विदाउट एनी फेयर इन्वेस्टिगेशन कि वो किसी भी जो ओनर है उससे वो उसके लाइफ स्टॉक को छीन सके। ठीक है, पहली चीज़। दूसरा ऑब्जर्वेशन उसने ये दिया है कि अगर वो इस चीज़ को करता है तो उसको सबसे पहले ये इंश्योर करने की ज़रूरत है कि वो बाकायदा उसके ऊपर क्रूएल्टी के कोई चार्जेस प्रूव हो रहे हैं। पहला, वो डायरेक्ट छीन नहीं सकता है। दूसरा, वो तब तक ये चीज़ नहीं कर सकता जब तक क्रूएल्टी के वो पर्सपेक्टिव फिक्स नहीं होते। ठीक है, बेसिकली ये आपका किसका जिक्र कर रहा है, तो ये आपका जिक्र कर रहा है प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी अगेंस्ट एनिमल। ये एक्ट आपका दोस्तों 1960 में आया था। ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके सेक्शन 27 को अमेंड किया था,
जिसके तहत 27 को अमेंड करते ही जो वहाँ की अथॉरिटी है उसके पास ये अधिकार आ जाता था कि बाई चांस अगर उसको दिखे कि कहीं पे कोई एनिमल, और बेसिकली अगर कोई गाय या बैल जिसको ऐसा लग रहा है कि उसको प्रोसिक्यूट किया जा रहा है या फिर उसको बीफ के लिए ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, उस केस में जो अथॉरिटी है उसका कंट्रोल अपने पास ले लेगी, उसको वो गौशाला में लेकर जाएगी और फिर वहाँ से वो एडॉप्शन के थ्रू उसको किसी ऐसे फैमिली को दे देगी जो उसका केयर टेक कर सके। लेकिन यहाँ पे आपकी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने यहाँ पे ऑब्जेक्ट जताया, उसने ये कहा है कि अगर आप ये कर रहे हैं तो सबसे पहले आप ये इंश्योर कीजिए कि जो एनिमल जा रहे हैं, ठीक है, उन पे कोई क्रूएल्टी हुई हो, क्योंकि बेसिकली ये जो आपके दिखे हैं वो कैसे दिखे हैं, वो बेसिकली आपके ये दिखे हैं कि या तो वो रिलीजन बेस्ड रहे हैं या जेंडर बेस्ड रहे हैं या आपके कास्ट बेस्ड, इस तरीके के खिलाफ ये रूल को अप्लाई किया गया है, ठीक है। तो ये न्यूज़ इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इंडियन एक्सप्रेस में एक और न्यूज़ आई थी जो आपके बीफ से रिलेटेड थी, आप उस पर भी एक बार नज़र डालिए, ठीक है, तो जिससे आपको और थोड़े से इससे रिलेटेड और जो व्यूज़ हैं वो क्लियर हो पाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों इससे एक और खबर आ सकती है कि कई लोग बोल सकते हैं कि जो आपका DPSP है, ठीक है, उसके तहत स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो काऊ का जो बीफ होता है, जो काऊ स्लॉटर होता है, उस पर वो एक्शन ले। तो जाहिर तौर पे ये आपकी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसको इंश्योर करे, लेकिन साथ में ही आपको इन चीज़ों को भी ध्यान देना है कि आप जिनसे काऊ ले रहे हो सकता है वो उनकी एकमात्र इनकम का जरिया हो, ठीक है। मैं ये नहीं कहता है कि वो उसको बीफ के लिए बेच रहे हैं तो वो एक्सेप्टेबल चीज़ है, लेकिन हो सकता है कि इसका अथॉरिटी गलत इस्तेमाल करके उसकी मंशा को गलत तरीके से लेबल्ड करके उससे ले रही हो, जिससे क्या उसकी पूरी लाइवलीहुड इम्पैक्टेड हो सकती है, ठीक है। तो ये जो आपका वर्डिक्ट है काफ़ी ही दुरुस्त टाइम में आया है और देखते हैं इस पे आने वाले टाइम में क्या एडिटोरियल्स आते हैं, ठीक है। तो इसको हम अपन DPSP से रिलेट करके देख सकते हैं, इसको फिर हम आपके जो हाल के दिनों में सोसाइटी में जो एक तरह के लिंचिंग का जो प्रोसेस चल रहा था उससे रिलेट करके देख सकते हैं। साथ में ही आप इसको जो एनिमल वेलफेयरिज्म है उससे भी रिलेट करके देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसके जो सोसाइटी के अन्य पार्ट हैं, चाहे वो रिलीजन के बेस पे हो, कास्ट के बेस पे हो, तो उस डिसीजन को अपन उससे भी रिलेट करके देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ये आपकी खबर है और इससे अपन काफ़ी परिचित होंगे। बेसिकली होता ये था कि जब हम छोटे थे तो हमारा बैग काफ़ी भारी हुआ करता था, हमारे वज़न से भारी तो हमारा बैग हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए वो डिस्प्रोपोर्शनेट हो गया, वो आपके इन्वर्स में काम करने लगा, हमारा बैग काफ़ी हल्का होता गया और बाद में तो ऐसा समय आया कि हो सकता है कि एक ही कॉपी में पूरा सेमेस्टर निकल जा रहा है या पूरा ईयर निकल जा रहा है, ठीक है। तो ये न्यूज़ क्या कह रही है कि DOE स्टैंड फॉर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन सर्कुलर आस्क टीचर टू चेक वेट ऑफ द स्कूल बैग्स। अब स्कूल बैग्स में NCERT ने आपका स्कूल बैग रिलेटेड एक नॉर्म लेकर आई है, जिसके तहत वो ये इंश्योर कर रही है कि जो बच्चे हैं, ठीक है, उनके ऊपर ज़्यादा भार ना पड़े। नहीं तो आप देखिए बचपन में आपको 15 से 20 किताबें आप लेकर जाते थे जिसका वज़न कुछ नहीं तो 5 से 6 किलो के आसपास होता था, जो आपके बॉडी के पूरे वज़न के 1/4 या 1/5 होता था। तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता था, उससे बेसिकली जो आपका बच्चा है उसके जो वर्टिब्रेट है, जो उसकी रीढ़ की हड्डी है, उस पर असर पड़ता था, साथ में उसके जो नीज हैं उस पर असर पड़ता था। पहला फिजिकल उसको एक तरह से दिक्कत होती थी, और दूसरी चीज़ उसने यहाँ से इंश्योर करने की कोशिश की है कि एक तरह से जो बच्चे हैं उनको कम से कम सामान लेकर जाया जाए ताकि वो एफिशिएंट मैनेजमेंट उसमें सीख पाए, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट के जो पेरेंट्स हैं और जो टीचर्स हैं, इन दोनों के ऊपर ये काफ़ी बड़ी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है इस सर्कुलर के आने के बाद से। इसके बाद दोस्तों ये जो खबर है आपकी, ट्रैकिंग सोशल मीडिया टू चेक पेंगोलिन पोचिंग, ये आपके उड़ीसा से आई है। और जैसे ही यहाँ पे पेंगोलिन का जिक्र आता है तो जाहिर तौर पे आपका कोरोना वायरस का जिक्र तो आना ही है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो आपका कोरोना वायरस है वो बैट के स्ट्रेन से जंप मार के पेंगोलिन के स्ट्रेन से कंबाइंड होके इतना डेडलियर एक वेरिएंट बन के उभरा है। अब इसके पीछे की क्या सच्चाई है वो तो कुछ दिनों में जब उस पर और ज़्यादा फर्दर साइंटिफिक स्टडीज़ होंगी तो पता चलेगा। अब ये बेसिकली जैसे ही इसमें पेंगोलिन का जिक्र आता है
तो मैंने सोचा कि इससे रिलेटेड जो भी हमारे एग्ज़ाम और पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उसको एक बार डिस्कस कर लिया जाए। ठीक है, तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जानना ज़रूरी है कि जो पेंगोलिन है वो होता क्या है। तो दोस्तों जो पेंगोलिन है वो आपकी मेनली एंट ईटर मैमल है, ठीक है, और ये आपके 8 प्रकार में डिवाइडेड है। मतलब ये अक्रॉस द वर्ल्ड 8 टाइप्स ऑफ पेंगोलिन पाए जाते हैं। जो 4 हैं वो आपके एशिया में पाए जाते हैं और जो 4 हैं वो आपके अफ्रीका में पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो आपके अफ्रीका में पाए जाते हैं पहले मैं उनका जिक्र कर देता हूं, उसके बाद फिर एशिया में जो पाए जाएंगे मैं उनका जिक्र कर दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों जो अफ्रीका में पाए जा रहे हैं वो है आपके ब्लैक बेलिड पेंगोलिन, ठीक है, वाइट बेलिड, ठीक है, इसके बाद जाइंट ग्राउंड, इसके बाद टेमेनिक ग्राउंड। ठीक है, तो अफ्रीका में आपका ब्लैक बेलिड, वाइट बेलिड, बेलिड मतलब जो आपका गर्दन है उसमें एक स्ट्रिप बनी रहती है। ठीक है, उसके बाद जाइंट ग्राउंड और फिर ये है आपका टेमेनिक ग्राउंड। तो ये 4 प्रकार के आपके कहाँ मिल रहे हैं? अफ्रीका में। वेरएस इंडिया में कौन कौन से, एशिया में कौन कौन से मिल रहे हैं? तो आपका पहला है इंडियन, दूसरा है चाइनीज, तीसरा है आपका फिलीपींस और चौथा है आपका सुंडा। तो बेसिकली हमारे जो 4 अलग अलग एशियन लोकेशन है उसके नाम पे इनका जिक्र है। तो इंडियन, चाइनीज, फिलीपींस और सुंडा। अब ये जो पेंगोलिन है ये क्यों इतना ज़्यादा चर्चे में आया? तो पहला कि ये जो पेंगोलिन है इसके कई सारे मेडिकल इसके फैक्टर्स हैं कि जो इसका मांस है वो आप मेडिकल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा जो इसका लेदर है वो आपके मार्केट में बिकता है। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा है जो इसका मीट है वो काफ़ी कई लोगों के हिसाब से डिलीशियस है और एक्सपेंसिव रहता है, तो इसका एक काफ़ी बड़ा कमर्शियल यूज़ है। ठीक है, तो ये मैंने आपको ये 4 प्रकार के जो एशिया में पाए जाते हैं और 4 प्रकार के जो अफ्रीका में पाए जाते हैं उसका मैंने वर्णन कर दिया है। और ये बेसिकली आपके किस में वर्ग होते हैं? वनरेबल से लेकर क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इसके बीच ये हुवर होते हैं। जो ये 8 प्रजाति है ये वनरेबल से लेकर क्रिटिकली इंडेंजर्ड के बीच में लिस्टेड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों उसके बाद ऑल द आई ऑन यू। ये दोस्तों मैंने ये जो न्यूज़ है ये आज के हिंदू में जो डाटा आया था उसको मैंने उठा के सोचा ये न्यूज़ आपको बताऊं। तो इस न्यूज़ की क्या खासियत थी? तो एक्चुअली कल आपका एक पूरा लिस्ट जारी हुआ है जिसके तहत वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पे टॉप 10 ऐसी सिटीज़ का जिक्र हुआ है जहाँ पे नंबर ऑफ जो सीसीटीवी कैमरा है वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लगे हुए हैं और पर 1000 वहाँ पे जो सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं उसकी भी रैंकिंग थी। तो जो दोस्तों आपका चेन्नई था वो टॉप नंबर पे था। वहाँ पे कितने कैमरे लगे हुए हैं? तो 1 स्क्वायर किलोमीटर में वहाँ पे 657 कैमरे लगे हुए हैं। ठीक है, और पर 1000 ये जो आपका फिगर ठहरता है वो 25 पर पर्सन पे एक कैमरे का ठहरता है। ठीक है, तो चेन्नई यहाँ पे पहले नंबर पे था। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जो दूसरे नंबर पे था वो था हमारा हैदराबाद जिसपे 1 स्क्वायर किलोमीटर में 480 कैमरे लगे हुए थे और पर पर्सन ये 30 कैमरे लगे हुए थे। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे आपका हैदराबाद था। चेन्नई में कितने थे दोस्तों? आपके 657 थे और 25 कैमरे, हर 25 आदमी पे एक कैमरा। वेयर एज आपका हैदराबाद में कितना कैमरा था? आपका 480 कैमरा था
और पर 30 पे एक कैमरा बन रहा था। इसके बाद दोस्तों फिर आपका चाइना का प्लेस है हर्बिन, वहाँ पे था, फिर लंदन में था, फिर आपका शियामिन फिर चाइना का था, फिर जेंदू फिर आपका चाइना का था। उसके बाद दोस्तों फिर दिल्ली का नंबर आता है जो कि अक्रॉस द वर्ल्ड इसका जो पोजीशन है वो 8वां है। तो जो दिल्ली है वहाँ पे आपका 289 कैमरा लगा हुआ है पर स्क्वायर किलोमीटर, वेयर एज हर पर पर्सन कितना लगा है, हर 15 पर्सन के ऊपर एक कैमरा है। तो इसको मैं थोड़ा और सिस्टमैटिक मैनर में लिख देता हूँ, जिससे क्या थोड़ा आपको भी नोट्स बनाने में आसानी हो। तो हैदराबाद, सबसे पहले चेन्नई का जिक्र आता है, तो चेन्नई का जिक्र आता है, ठीक है। वहाँ हर स्क्वायर किलोमीटर पे, पर स्क्वायर किलोमीटर पे 657 कैमरे थे और पर पर्सन 1000 पर्सन पे 25, ठीक है। दूसरा आपका हैदराबाद, जहाँ पे 480 कैमरे 1 स्क्वायर किलोमीटर में इंस्टॉल थे और पर पर्सन ये 30 था, मतलब हर 30 व्यक्ति पे एक कैमरा। उसके बाद इंडिया का ही आपके दिल्ली का जिक्र आ जाता है, जो कि 1 स्क्वायर किलोमीटर पे कितना कैमरा इंस्टॉल था, 289, whereas per person 14.2। सर ठीक है। अब इससे कई चीज़ें देखने को और समझने को मिल सकती हैं दोस्तों, कि एक तरह से इतना कैमरा का होना ये आपका दिखाता है कि आपकी सोसाइटी कितनी एडवांस हो चुकी है, वो कितना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल अपडेशंस को अडेप्ट करते जा रही है। लेकिन साथ में एक तरह से ये आपके सोसाइटी में जो एक ट्रस्ट फैक्टर होता है उसको भी दिखा रही है कि आपकी सोसाइटी में ट्रस्ट फैक्टर काफ़ी कम हो गया है। और 2017 में सेम एक आर्टिकल छपा था, जब आपकी गवर्नमेंट ने ये कहा था कि वो स्कूल्स में सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे, जिससे ये इंश्योर हो पाए कि हर स्टूडेंट की सिक्योरिटी जो टीचर है वो भी देख पाए और जो उसका पेरेंट्स है वो भी देख पाए। लेकिन इस पे एक अच्छा एडिटोरियल आया था और उसने ये बोला था कि एक तरह से आप जो ये इतने सारे सिक्योरिटी कैमरास लगा रहे हो, उससे क्या होगा कि आप नो डाउट सिक्योरिटी को इंश्योर कर पाओगे काफ़ी लेवल तक, लेकिन अगर कहंड होना है तो वो सिक्योरिटी कैमरा के रहते भी हो जाता, नहीं तो किसी भी बैंक में चोरी नहीं होती, पहली चीज़। लेकिन उनने ये कहा है कि जैसे जैसे आप कैमरा बढ़ाओगे तो जो एक ह्यूमन जो बिलीफ है एक दूसरे के ऊपर वो भी कम होता जाएगा, क्योंकि आदमी सिर्फ इसलिए अच्छा बनने की कोशिश करेगा क्योंकि उसको कोई कैमरा देख रहा है। वेयर एज वो जैसे ही वो कैमरा ऑफ होगा या वो जैसे ही उस कैमरा के जद के बाहर जाएगा तो वो कुछ ऐसा करने की कोशिश करेगा जो हो सकता है कि एक अच्छे इंसान होने के लिए वो जो क्वालिटीज़ थी वो ज़रूरी हो, लेकिन वो कैमरा के बाहर जाती ही वो उसको पोजेस नहीं करना चाहेगा, ठीक है। तो आपका सबका अपना 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 ओपिनियन हो सकता है। इसके बाद दोस्तों ये जो आपका स्टेटमेंट है, इंडिया टू एम एट अ रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरलिज्म, ये आपके जो परमानेंट एम्बेसडर हैं यूएन में टीएस तिरुमूर्ति, उनका स्टेटमेंट आया है। और यहाँ पे मैं टीएस तिरुमूर्ति का वो जो स्टेटमेंट है उसको पढ़ के सुनाना चाहूँगा, ठीक है, जिससे ये एक चीज़ जो मैं चाहूँगा कि ये क्यों पढ़ के सुनाऊँ, क्योंकि ये जो लेवल पे बैठे हुए हैं दोस्तों वो काफ़ी ही बड़ा लेवल है। और प्राइम मिनिस्टर हों, आपके प्रेसिडेंट हों, या फिर कोई भी ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे बैठा हो या डिप्लोमेटिक पोजीशन पे बैठा हो, तो उसकी हर एक एक वर्ड बहुत ही डेप्थ कैरी करती, बहुत ही ग्रेविटी कैरी करती है। तो सबसे पहले उनने क्या कहा कि इंडिया विल बी द वॉइस ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड,
पहली उनने कहा इंडिया विल बी द वॉइस ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड इन यूएनएससी। दूसरा, द एम ऑफ इंडिया विल बी टू इंश्योर पीस कीपिंग, मार्क माई वर्ड, पीस कीपिंग, पीस बिल्डिंग, मैरीटाइम सिक्योरिटी, वुमेन एंड यूथ स्पेशली इन कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन एंड टेक्नोलॉजी विथ ह्यूमन फेस विल रिसीव आवर अटेंशन वाइल ऑन द काउंसिल। अब दोस्तों देखिए इसके एक एक वर्ड कितने गहरे मतलब के हो रहे हैं। पहली चीज उनने ये एक तरह से क्लियर कर दिया कि इंडिया इस एलिट ग्रुप में आके जो अपना वो बैकग्राउंड है, जो ग्लोबल साउथ की उसकी जो पॉलिसी है वो उसको श्लेव नहीं करने वाला है, वो उसको लेफ्ट आउट नहीं करने वाला है। उसके बाद उसने पीस कीपिंग और पीस बिल्डिंग की बात की है। तो बेसिकली वो किसकी तरफ डेडिकेट कर रहा है, वो आपके वेस्ट एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज, साथ में जो एक एक्सपेंशनिज्म है चाइना का, उसके तरफ भी डेडिकेट कर रहा है पीस कीपिंग एंड पीस बिल्डिंग के साथ। उसके बाद मैरीटाइम सिक्योरिटी, तो जाहिर तौर पर वो इंडियन ओशन और जो आपके हाल के दिनों में साउथ चाइना सी पे जो एक तरह से चहलकदमी मची हुई है उसके तरफ इसका इशारा है। उसके बाद यूथ एंड वुमेन, यूथ एंड वुमेन से वो सीधा सीधा अपने जो इंटरेस्ट जो उसके बलूचिस्तान वाले इलाके में हो या आपके जो कश्मीर वाले इलाके में हो या फिर ये सेम चीज़ आपके अफ्रीका वाले इलाके में हो या वेस्ट एशिया वाले इलाके में हो, उस पर वो इरिट्रेट कर रहा है कि हम हमेशा स्टैंड करेंगे जो यूथ है और जो वुमेन्स है उसके राइट्स के लिए। उसके साथ ही उसने टेक्नोलॉजी विथ ह्यूमन फेस की बात की है। मतलब उसने ये कहा है कि आप इन कमिंग जनरेशन्स या इन कमिंग टाइम्स स्लेव ना हो जाए टेक्नोलॉजी के, इसलिए जो उसमें एक एथिक्स चाहिए जो ह्यूमन क्वालिटीज़ को मेंटेन रखे, वो हम उस टेक्नोलॉजी को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। ठीक है, और ये मैं चाहूँगा कि अगर आप इसको लिख लेते या फिर अगर आप जाके वो स्टेटमेंट निकाल लें हिंदू में जो छपा है, तो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेंस की राइटिंग है उसके लिए काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट हो जाएगी ये। इसके बाद दोस्तों जो आखिरी खबर है हमारी, ये काफ़ी अच्छी खबर थी, ये कल छपी थी आपकी इंडियन एक्सप्रेस में। आई ऑन चाइना, इंडिया लुक्स एट लिथियम रिजर्व इन अर्जेंटीना, चिली एंड बोल्विया। तो सबसे पहले अपन मैप देख लेते हैं एक बार, जिससे हमें कन्फ्यूजन ना हो कि एक्चुअली ये कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो आपको ये पता है कि ये मेनली आपके जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, तो ये आपका अर्जेंटीना है, ये आपका चिली है, ये आपका बोल्विया है। और बेसिकली दोस्तों ये जो 4 कंट्रीज़, ये 5 कंट्रीज़ जो हैं, चिली, बोल्विया, पैराग्वे, उरुग्वे और अर्जेंटीना, यहाँ पे लिथियम का बहुत बड़ा रिजर्व है। ठीक है, यहाँ पे लिथियम का बहुत बड़ा रिजर्व है और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके साथ एमओयूज किया है, ठीक है, जिसके तहत वो यहाँ के रिजर्व्स पे अपना एक तरह से डायरेक्ट एक्सेस चाह रहे हैं। लेकिन उसके लिए दिक्कत की बात क्या है कि यहाँ के जो रिजर्व्स हैं वो मेनली किसके द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं, जो चाइनीज़ आपके कंपनीज़ हैं उनके द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे कि मेजॉरिटी हमारे यहाँ जो भी लिथियम आयन बैटरीज आती हैं, जो चाहे आपके मोबाइल फ़ोन्स में लगती हैं, वो आपकी कहाँ से इंपोर्ट होती हैं, चाइना से इंपोर्ट होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ हमें जानना ज़रूरी है कि जैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको इंश्योर किया है कि वो यहाँ के जो लिथियम रिजर्व्स हैं वहाँ पे एक्सप्लोरेशन करेगा, वहाँ के जो रिजर्व्स हैं उनको एक्सप्लॉइट करेगा, तो वो किसके तहत करेगा? तो दोस्तों ये है आपका खनिज विदेश करके एक कंपनी बनाई है उसने, उसके तहत करेगा। और ये जो खनिज विदेश है ये आपके 3 अलग अलग PSUs का कोलैबोरेशन है। तो आपका नैल्को है, उसके बाद हिंदुस्तान कॉपर है और एक और है, मिनरल एक्सप्लोरेशन लिमिटेड। तो ये 3 कंपनियों ने कोलैबोरेट करके, कौन कौन सी? नाल्को, हिंदुस्तान कॉपर, मिनरल एक्सप्लोरेशन लिमिटेड, इन तीनों ने कोलैबोरेट करके खनिज विदेश लिमिटेड बनाई है। ठीक है,
अब ये जो आपका लिथियम रिजर्व है, ये जो आपका लिथियम रिजर्व है, इस पे तो आप एक तरह से जान चुके हैं कि उतना आसान नहीं है, उसने आसानी तरीके से आपको एक्सप्लोरेशन और एक्सेस तो मिलेगा नहीं। तो आप क्या करेंगे? तो जब हम जिक्र कर रहे थे टेस्ला वाले न्यूज़ का, तो मैंने आपको बताया था कि जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे को देखते हैं, उनने स्टेटमेंट दिया था कि इंडिया सिर्फ लिथियम आयन बैटरीज पे ही रिलाय नहीं कर रहा है, वो सोडियम आयन बैटरीज पे भी रिलाय कर रहा है। ठीक है, साथ में वो एल्यूमिनियम आयन बैटरीज को भी देख रहा है, और साथ में जो आपका इसरो है, जो एक तरह से अपने बैटरी जो इस्तेमाल करता है वो आपके स्पेस को भेजने में, जो आपके स्पेस रॉकेट को भेजने में, उसका भी इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 अलग अलग चीज़ों का भी इस्तेमाल हो रहा है। इनफैक्ट ना सिर्फ आपका डिपेंड रह के लिथियम पे, सोडियम आयन बैटरीज को भी देखा जा रहा है, एल्यूमिनियम आयन बैटरीज को भी देखा जा रहा है, साथ में इसरो की जो बैटरी पे जो उसका जो इस्तेमाल है उसको भी देखा जा रहा है। और इस पर्टिकुलर आर्टिकल में जो आपका अभी करेंटली जो एग्जिस्टेंस फॉर्म है जो लिथियम आयन बैटरी का है, वो आपका लिक्विड बेस्ड है। ठीक है, लिक्विड बेस्ड आपका इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल होता है, लेकिन उसमें भी एक तरह का टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन आ गया है। और वो क्या आ गया है दोस्तों? वो आपका सॉलिड स्टेट का आ गया है। तो आई रिपीट वस्ट अगेन कि जो अभी आपका करंट आपका लिथियम आयन बैटरी है, वो एक्वेशियस लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट बैटरी है, जिसका अपग्रेडेशन आपका सॉलिड स्टेट बैटरी है। इसका क्या फ़ायदा होगा? पहला फ़ायदा ये होगा कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जो फायर के चांसेस हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे। पहला फ़ायदा तो ये होगा। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि इससे आपका जो रिचार्ज और डिस्चार्ज वाला जो खेल है, मतलब ये बैटरियाँ जल्दी रिचार्ज हो जाएंगी और जो उनका डिस्चार्ज होने का रेट है वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो इससे करीब 2/3 के आसपास की आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। दूसरा और तीसरा चीज़ ये है कि ये जो आपके जो लिक्विड स्टेट बैटरीज हैं, वो जो लिथियम के जो लिक्विड स्टेट लिथियम बैटरीज हैं उसके मुकाबले जो सॉलिड स्टेट लिथियम बैटरीज होंगे, वो आपके लेस किसको कंज्यूम करेंगी? आपके लिथियम के क्वांटिटी को कंज्यूम करेंगी। मतलब कॉन्सेंट्रेशन किस में कम होगा? आपके सॉलिड स्टेट में कम होगा। किसका? लिथियम का। तो एक तरह से यहाँ पे आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। तो 3 चीज़ों का फायदा होने वाला है इस अपग्रेडेशन में। पहली चीज़ कि जो आपके फायर लगने के चांसेस है बिकॉज ऑफ द लिक्विड स्टेट, वो कम होगा। दूसरा, आपका रिचार्ज और डिस्चार्ज वाला जो खेल है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगा। जो आपका रिचार्ज है वो सिर्फ 10 मिनट में हो जाएगा, और जो डिस्चार्ज होगा वो 2/3 तक का उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। और तीसरी चीज़ जो आपकी प्रोडक्टिविटी है, जो आपका लिक्विड स्टेट में जितना लिथियम का जो कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होगा उसके मुकाबले आपके सॉलिड स्टेट में कम चाहिए होगा। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट साइंस एंड टेक के हिसाब से न्यूज़ था। और इस सॉलिड स्टेट में कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं? तो आपका एप्पल काम कर रहा है, आपकी टोयोटा काम कर रही है, और आपकी टेस्ला काम कर रही है। ठीक है, टोयोटा इन सब में रेस में काफ़ी आगे है, क्योंकि उसने अभी तक 1000 के आसपास की ऐसी गाड़ियां मैन्युफैक्चर भी कर दी हैं टोयोटा ने। टेस्ला थोड़ा अलग तरीके से जा रहा है, लेकिन बेसिकली वो सॉलिड बेस्ड जो उसकी जो बैटरी टेक्नोलॉजी है वो उसका इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वो थोड़ा दूसरा मेथड अप्लाई करेगा। वो जो उसके विड्थ होंगे उस पर वो काम कर रहा है। और जो एप्पल है, जैसे कि आपको पता है कि एप्पल 2024 तक ड्राइवरलेस टैक्सी लेकर आने वाला है, तो वो भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल पे काम करेगा। अब इंडिया के पर्सपेक्टिव में ये न्यूज़ क्यों इम्पॉर्टेंट है? इंडिया के पर्सपेक्टिव में ये न्यूज़ इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम अभी तक वर्ल्ड के वन ऑफ द जो लीडिंग मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर रहे हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के। हाल के 15 से 20 सालों में आप देखेंगे हमारे यहाँ ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी एक्सपैंड की है। जहाँ एक ज़माने में सिर्फ मारुति की कारें दिखती थी, अब उसका रेंज काफ़ी ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो चुका है। ठीक है, अब इस वजह से अगर हम वक्त के साथ अगर हम इलेक्ट्रिक बेस्ड व्हीकल्स को नहीं अपनाते हैं तो हो सकता है कि वापस से हम 20 से 30 साल पीछे चले जाएं। इसलिए ये न्यूज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। ठीक है सर।